हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम चर्चा करेंगे 5 अप्रैल के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पर। पहला टॉपिक है श्री अन्न। श्री अन्न मिलेट्स को नाम दिया गया है, जो कि 2023 में हुई G20 मीटिंग में श्री अन्न के शीर्षक से शुरू किया गया था। 2023 में को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया था। जब हम आदिवासियों की बात करते हैं, उन्होंने कोदो, कुटकी, कुंगनी, सज्ज, ज्वार, सावा, मुंडवा, रागी, कांगू आदि जैसे जो मिलेट्स है, उनको अभी तक संरक्षित करके रखा हुआ है कि किस तरह से इन मिलेट्स का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि जल प्रतिरोधी है और सूखे में भी प्रतिरोधी है। इनके माध्यम से हम पोषण भी ले सकते हैं और चिकित्सा के अन्य लाभ भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। फाइबर से, प्रोटीन से, कैल्शियम, आयरन, खनिज, विटामिन बी सभी से समृद्ध और उच्च साधता के साथ हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम मधुमेह की बात करते हैं, यानी कि डायबिटीज की बात करते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज के लिए, रोगियों के लिए इन्हें उचित माना जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधी ऐसी होती है जो मधुमेह रोगी के लिए, और जो उच्च चाप बीपी के लिए होता है, उसमें ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो रोग होते हैं उनके लिए प्रतिरोधी होती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकार ने अनेक प्रकार के पॉलिसीज अपनाई है, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, जिनके माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन बीजों का संरक्षण किया जाता है। जब हम आदिवासी महिलाओं की बात करते हैं, जैसे लहरी बाई, इसमें कुछ विशेष नाम हो जाते हैं। उन्होंने मिलेट्स रानी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 150 से ज्यादा अलग अलग बीजों की प्रजातियों को संरक्षित किया है, जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से आती है। उनके अलावा जब हम भूमिया जनजाति की बात करते हैं, वहां पर कमला पुजारी जैसी महिलाओं ने अनेक प्रकार के मिलेट्स को, किस्मों को बचा कर रखा है, जिनके संरक्षण के कारण इस प्रकार से उड़ीसा जनजाति के माध्यम से मिलेट्स में आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर हुआ है। जब हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन निरंतर हो रहा है और चावल और गेहूं जैसी फसलों के लिए पानी और जमीन कीटनाशक की आवश्यकता अधिक होती है। उनको कम करने के लिए मिलेट्स पर शिफ्ट किया जा सकता है, जो कि मिड डे मील और पोषण 2.0 स्कीम में भी देखा जाता है कि किस तरह से मिलेट्स को अपनाया जा रहा है, जो कि जी अन्य फसलों के दुष्प्रभाव जो होते हैं उनसे भी बचा के रखती है, जैसे एलर्जी, एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रभाव, पाचन तंत्र में कमी, या फिर जो मिलेट्स इंजीनियरिंग पर आधारित फसलें होती है, उनको प्रतिकूल रूप से निपटा जा सकता है। आजकल आप उसमें ऐड करना। इसमें अगर हम ओवरऑल समराइज कर दे पूरे आर्टिकल को, तो एक ट्राइबल वुमन का नाम हम याद रख सकते हैं, जो कि पीएम मोदी ने इसके बारे में बोला भी था कि इनका नाम है लहरी बाई, जो कि एक बाइगर ट्राइबल कम्युनिटी से है। उन्होंने क्या किया, सीड बैंक बना दिया पूरे का पूरा मिलेट्स के द्वारा। तो हम देख सकते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो आप 2023 की बात करें, तो वो इसको किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इससे हमें मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट मिलेगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है वन साइडेड। दूसरी साइड हम अगर देखा जाए, तो एक एक एक्सपेक्ट निकलता है कि मेडिसिनल प्लांट्स में भी इसका यूज है, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं श्री धन्य, यानी कि सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, या फिर सिर्फ मार्जिनल फार्मर्स के लिए ड्रोट रेजिस्टेंट एरिया में फसलों को उगाना नहीं, उसके अलावा मेडिसिनल एस्पेक्ट भी देखा जाता है। तो ये चार डायमेंशन हम ओवरऑल मिलेट से रिलेटेड बोल सकते हैं। हाँ, और इसमें जो हम जनजाति की बात करते हैं उनका देख सकते हैं कि कमला पुजारी, और उनका नाम याद रख सकते हैं। यस। वाणिज्य तेल भंडारण से ऊर्जा सुरक्षा और बढ़ेगी। वाणिज्य तेल, जब हम कमर्शियल ऑयल स्टोरेज की बात करते हैं, तो इस तरह की पहल भारत के द्वारा पहली पहल आरंभ की गई है। भारत के पास पास ऑयल संरक्षण करने के संस्थान है, लेकिन इस तरह की पहल के माध्यम से जो इमरजेंसी के समय में मॉडल तैयार करवाया जाएगा पीपीपी माध्यम से, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से, जिससे इस तरह की 3 इकाइयां स्थापित की जाएगी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, कर्नाटक के मंगलोर और पादूर में, जिसके माध्यम से भूमिगत चट्टानों के अंदर जो ऑयल संरक्षण किया जाएगा। इसके साथ साथ भूमि के ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ऐड किया जाएगा, जिसमें
सार्वजनिक और सरकार और निजी कंपनियों के माध्यम से तेल भंडारण का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जब जो तेल भंडारण की इच्छुक कंपनियां हैं उनको जो भंडारण क्षेत्र है उसको पट्टे पर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से शुल्क उत्पन्न किया जाएगा। जब इमरजेंसी का समय होगा उस समय पर उस तेल पर पहला अधिकार देश का होगा, ना कि निजी कंपनियों का। इस तरह से स्ट्रेटेजिक के साथ साथ वाणिज्य तेल भंडारण सरकार की अनूठी पहल है, जिसमें सरकारी और निजी कंपनियों का भंडारण उनके पास रखा जाएगा। जब हम बात करते हैं अन्य देशों की, तो चाइना, यूएसए, जापान, यूके, सभी ऐसी कंट्रियों के पास इमरजेंसी स्थिति में तेल भंडारण की जो सुरक्षाएं हैं वो उपलब्ध है। उनको उपलब्ध करने के लिए भारत की पहल है। 1973 में तेल संकट के बाद से भविष्य में इस तरह के संकटों से निकलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी, जिसके सदस्यों के पास 90 दिन का तेल भंडारण होना अनिवार्य है। जो भारत के पास, जब हम आपात स्थिति की बात करते हैं, तो उससे निपटने के लिए 3.7 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडारण उत्पादन है। आप अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में 30 सदस्य हैं, जिसमें 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट की भूमिका में है, जो ओईसीडी के अंदर बना था। आप ऐड कर दो आंचल इसमें। है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इंपोर्टर, तो इस तरीके का अगर रिजर्व या फिर ये जो क्रूड ऑयल का रिजर्व बनाया जा रहा है तो वो हमें हेल्पफुल होगा, तो ये बोल सकते हैं हम इसके अंदर। हाँ, जैसे जो स्थिति इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई है, अगर रशिया के ऊपर या फिर और किसी कंट्री के ऊपर बैन इम्पोज किया जाता है, फिर कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है, उस स्थिति में जो आयात होता है देश के अंदर 85%, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। निरंतर चीजें चलती रहेंगी, उनके लिए भी बेनिफिशियल। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कि बीजापुर छत्तीसगढ़ का राज्य, जहाँ जिला जहाँ हम देखते हैं कि नक्सलवादी मारे गए, जिसमें 13 के आसपास उनकी संख्या बताई जा रही है। यहाँ पर निरंतर विरोध देखा गया है, क्योंकि समुदाय के अंदर एक भावना है कि औद्योगिक इकाइयों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके कारण उनके जो निजी हित है उनका हनन होगा। तो इस प्रकार की भावना को दूर करने के लिए सरकार निरंतर अ, कार्रवाई करती है। उन्हें आधुनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से और निजी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाकर नक्सली समूह के बीच वित्तीय मदद को, साझे साझ को रोककर किस तरह से जो नक्सलवाद जैसी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। इसके लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन यूनिट को वहां पर लागू किया गया है, ताकि नक्सलवाद जैसी समस्या से निपटा जा सके। जब सरकार के द्वारा लाए गए रेड कॉरिडोर की बात करते हैं, तो उसके अंदर 9 राज्य आ जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा, जहां पर नक्सलवादी प्रभावी देखा जाता है। इसको रोकने के लिए, हिंसाओं को कम करने के लिए ज- जो सरकार के द्वारा अनेक नीति अपनाई जाती है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि नक्सलवाद को छोड़कर लोगों को आम धारा से जोड़ा जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी समूह को रोकने के लिए, फाइनेंशियल को रोकने के लिए एनआईए और ईडी जैसे माध्यम को अपनाया जाता है। इसके अलावा जो नीति अपनाई गई है, जैसे हिंसा को कम किया जा सके, उसके निरंतर प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। आप ऐड कर सकते हो आचल जी। नो दिव्या, वी कैन मूव फॉरवर्ड। नौसेना ने 9 समुद्री डाकुओं को मुंबई पुलिस को सौंपा। तो एनआईए, त्रिशूल और सुमेधा के द्वारा यह अभियान चलाया गया था, जिसमें जो सूडान है, दक्षिण सूडान के आसपास जो डाकू की गतिविधि थी उनको रोकने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसमें भारतीय कानून, जैसे कि समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो एनआईए, त्रिशूल, सुमेधा, इसके अलावा एनआईए विशाखापट्टनम, अलग अलग देखे जाते हैं कि शहरों के नाम पे कोच्चि, इनके नाम रखे जाते हैं। और इसके अलावा मुंबई में ट्राई जंक्शन बनाया जा रहा है, जिसमें तीनों कमांड
को एक ही जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सारे कार्य उपलब्ध किए जा सकें, ताकि इस तरह से मुंबई बेस को रेडी किया जा सके। कल्प में था, जो व्यक्ति काम करने के तरीके या उसके सिद्धांत समझे बिना अभ्यास करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है जिसे मालूम नहीं है कि किस दिशा की जाना किस दिशा में है। लियोनार्डो दा विंची। आप क्या ऐड करोगे इसमें आचल? इसमें हम ये बोल सकते हैं, अगर हमें कोई भी टारगेट अचीव करना है या फिर हमें किसी भी पाथ पे चलना है, तो हमें डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द आउटकम, अगर हम वो रास्ता अपनाते हैं या फिर अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर बिना क्लैरिटी के आपको एक, तो आप मतलब एक ऐसी नाव हो जाएगी कि जो मतलब ना तो प्रॉपरली तैर सकती है, तो आप मतलब इधर उधर पैर मारते रहोगे, लेकिन उससे आउटपुट जो फाइनल गोल है वो कभी भी अचीव नहीं होगा। हाँ, फिक्स डायरेक्शन का होना जरूरी है। अग्नि 5 प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। तो परमाणु आयुध संग हमले करने में सक्षम। तो जो बैल्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल प्रशिक्षण किया गया है, जिसमें डीआरडीओ और एफ एसएफसी के माध्यम से इनको किया गया है। बैल्टिक मिसाइल है कि किसी जो भी हमले अर्थ की में से और उनके अलग सतह से भारतीय भूमि की वायुमंडलीय सीमा के अंदर से या बाहर से किए जा रहे हैं, उनको बेल्टिंग मिसाइल के माध्यम से रोकने की क्षमता को विकसित करना, इस तरह के क्षमता को विकसित किया गया है। मिशन दिव्यास्त्र के माध्यम से मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जैसी स्थितियां विकसित की गई थी, जिसमें हम देखते हैं जब अग्नि 5 प्राइम की बात करते हैं, तो अग्नि 4 तक 1234 तक 700 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए तैनात किया जा सकता है। जब अग्नि प्राइम की बात करते हैं तो 5000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता रखी गई है, जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और बैल्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है। आप ऐड कर सकते हो आचल इसमें। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल, तो आप क्या बोलोगे? जो अ, किसी भी देश के ऊपर हमले किए जाते हैं, चाहे वो उनकी सीमा के अंदर से हो या बाहर से हो, तो उनको रोकने में सक्षम होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। वो होती है, लेकिन उसका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो ये है कि मान लो जब आप उसको फायर कर रहे हो, यानी कि वहां से छोड़ी जा रही है, तो वो उसमें एक टाइम फ्यूल भरा जाता है और वो बिना ब्रेक के जब उसके बाद उसको करता है, तो वो एक ग्रेविटी की वजह से पूरा एक लूप कवर करती है। उसको बोलते हैं, यानी कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल बोला जाता है इसको, जो कि लॉन्ग रेंज होती है और वो वापस से अपने एटमोस्फेयर में वापस भी आ जाती है, यानी री एंटर हो जाती है। तो ये इसका है। और रॉकेट इंजन इसमें भरा जाता है। ऐसे ही अगर हम इसको क्रूज से कंपेयर करें तो वहां पे वर्ड यूज होता है जेट इंजन। तो ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि आ चुका है कि बैलिस्टिक मिसाइल में उन्होंने इसी तरीके से किया था कि उन्होंने जेट प्रोपेल्ड लिख दिया था, तो वो जेट की जगह पे वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू ना। तो उनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। महत्वाकांक्षी बैल्टिक मिसाइल को एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरस्पेस मिसाइल का पहला सफल प्रशिक्षण किया गया है। इसके ये कि भारत पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमा के अंदर और बाहर किसी भी शत्रु की तरफ से आने वाली बैल्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता विकसित करना इसका उद्देश्य है। मतदाता पहचान पत्र के बिना भी संभव बनाए मतदान। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि मतदाताओं को उनके मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए है व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि जो उनके पहचान पत्र में अगर किसी लिपि वर्तनी की किसी भी तरह की त्रुटि देखी जाती है, तो उसका नजरअंदाज किया जा सकता है। क्योंकि जो पहले चरण के चुनाव है 19 अप्रैल से आरंभ होने हैं, उसके लिए मतदाताओं निर्वाचन आयोग के द्वारा सूचीबद्ध वैकल्पिक दस्तावेज उत्पन्न किया जाएगा कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज जिसमें उनकी
फोटो लगी है उसको भी आईडी कार्ड के रूप में माना जा सकता है। उसमें मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड, डाक कार्ड, फोटो युक्त कोई भी पासपोर्ट या फिर किसी भी तरह का लाइसेंस हो, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत कोई भी रजिस्ट्रेशन या जनरल कार्ड भी शामिल है उनके माध्यम से, ताकि जो चुनाव प्रक्रिया है उसे आसान बनाया जा सके और जो त्रुटियों के कारण कोई मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे। 96 करोड़ जो मतदाता है इस वक्त। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया टारगेट्स 1 ट्रिलियन मैरीन एक्सपोर्ट। तो इसकी अगर हम टॉपिक बोले तो ये है एक्वाकल्चर इन इंडिया की बात हो रही है। तो इसमें इंडिया इज एमिंग टू रीच 1 ट्रिलियन इन मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स इन द नेक्स्ट 2 years बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे कीवर्ड देख सकते हैं, प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड शिफ्ट टू हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम बात कर सकते हैं एक्वाकल्चर इन इंडिया की। अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर इन इंडिया। और अगर हम फिशरी के फिशिंग प्रोड्यूसिंग के मामले में बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट है। वेयर एज अगर एक्सपोर्टिंग की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट है। तो नेक्स्ट इसमें बोला है इंडियन श्रिम्प हैज, यानी कि 40% शेयर जो इंडिया का है इंडियन श्रिम्प का, वो यूएस मार्केट में है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में। और अगर हम सबसे ज्यादा इंडियन श्रिम्प की बात करें तो वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख के अप्रोक्स। तो इनमें जैसे यूएस एफडीए, तो ये तो यूरोपियन अमेरिकन स्टेट कंट्री में हो गई कि कौन इसको डील करेगा इसके रिगार्डिंग। तो वो इस तरीके से हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के मैराइन शिप पे आउटर हाँ, कंट्रीज की, इसमें या फिर फॉरेन मत्स्य कंट्री। मत्स्य स्कीम के बारे में बात की जा सकती है कि मत्स्य स्कीम के माध्यम से जो कर फाइनेंस प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए वो कराए जा रहे हैं। उसके अलावा जो इनलैंड फिशरीज देखने के लिए मिलती है वो इंडिया के अंदर ज्यादा होती है। पौंड बनाकर जो फिशरीज किया जाता है, मत्स्य पालन। यस, तो फिर अगर हम फॉरेन रिलेशंस में बात करें तो ये किस तरीके से हेल्प करेगी पीएम संपदा योजना, जैसे आप बात कर रहे हो तो। अगर इशू की बात करें तो इशू हमें श्रीलंका के साथ देखने के लिए मिलता है, जो इनके रिगार्डिंग की किस तरह से जो फिशरीज फिश जो नाविक होते हैं वो वहाँ उनके क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अगर उनके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग देखें तो ये देख सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन में किस तरह से जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, या फिर उस क्षेत्र में आप ऐड कर सकते हो इसके अलावा और कुछ। इट्स फाइन। नेक्स्ट इज सीरम इंस्टीट्यूट भारत बट टू मेक सप्लाई ऑफ ओपीवीज। जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि हम कैंसर के लिए लेके आते, इसी तरीके से ओरल पोलियो वैक्सीन भी आ रही है, जो कि नीदरलैंड बेस्ड सब्सिडरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके हम ये मेडिसिन लेके आ रहे हैं। तो ये हेल्प करेगी कहीं ना कहीं इन सारे डिजीजेस को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट इज मुथूट फाइनेंस। तो इसमें की हाईलाइट ये है, इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी has achieved a significant milestone by being recognized as India's #1 most trusted financial services brand for the 8th consecutive year। तो यहीं पे अगर हम पीटी के ओरिएंटेड बात करें तो वो इसी तरीके से कंफ्यूज कर देगा कि 8th की जगह 9th कर सकता है, 9th की जगह 10 कर सकता है। और किसके बिहाफ पे ये हमारे ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2024। तो हमें इस तरीके से वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हमारे पीटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। दिव्या। मनुष्य से संघर्ष करते वन्य जीव। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब हम ह्यूमन और एनिमल कंफ्लिक्ट की बात करते हैं तो किस तरह से वो बढ़ता जा रहा है, उसके कारण क्या है। तो उसका एक पहला कारण है कि भूमि अधिग्रहण। जिस तरह से आधुनिकीकरण करने के लिए निरंतर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है उसकी वजह से जंगल सिमटते जा रहे हैं। जो खाने की वस्तुएं वन्य जीव के लिए होनी चाहिए वो कम होती जा रही है, जिसके कारण उन्हें जो रहवासी इलाके हैं वहां की तरफ आना पड़ता है और इंसान और जानवरों के बीच में
इस तरह के जो मामले हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम 2020-21 की बात करें तो हाथियों के द्वारा 445 लोगों को मार दिया गया, लेकिन वहीं लोगों के द्वारा 300 इंसानों के द्वारा 300 हाथियों की हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही है, तो उनको किस तरह से रोका जाए? क्योंकि जब हम डब्ल्यू WF इंडिया की बात करते हैं तो उसके अंदर द क्रिस्टल नीड ऑफ एलिफेंट रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 50,000 हाथी बचे हैं, जिसमें से 60% हाथी भारत में निवास करते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए किस तरह से इंडिया के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम उठाए जाते हैं? तो पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के माध्यम से निष्कर्ष निकाला गया था कि जो निरंतर पारंपरिक पेड़ को नष्ट किया जा रहा है, जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, उसकी जगह पर बबूल और नीलगिरी के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो पानी से जमीन से अधिक पानी सोखते हैं, और उनको जिसके कारण जो हाथियों के खाने की समस्या उत्पन्न होती है और पानी की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण उन्हें रहवासी इलाके में जाना पड़ता है और हिंसा का एक कारण बनता है। तो इन चीजों को दूर किया जा सकता है कि जो पारंपरिक पेड़ है उनको फिर से उगाया जाए, उगा के ना छोड़ा जाए, उनका आगे भी ध्यान रखा जा सके कि किस तरह से उनको डेवलप करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो निरंतर कंक्रीटाइजेशन होता जा रहा है उसकी वजह से जानवरों के समस्या देखने के लिए मिलती है। बिजली की तारों में उलझकर या फिर ट्रेन की वजह से काफी ज्यादा जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तो उस समस्या से किस तरह से सुलझा जाए? आधुनिकीकरण करना है, लेकिन किस तरह से सह अस्तित्व की भावना के साथ आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए? जब हम राज्य की बात करते हैं तो कर्नाटक, झारखंड और केरल राज्य ने हाथी को राज्य के पशु की मान्यता दी है, तो उनको निरंतर किस तरह से बचाया जाए? एलिफेंट कॉरिडोर की मुहिम प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से 150 से ज्यादा कॉरिडोर बनाए गए हैं ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। इतना ही नहीं, जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो DPSP भाग 4 में ए में देखने के लिए मिलता है कि 48A और 51A बात करते हैं कि राज्य का दायित्व है कि पर्यावरण संरक्षण तथा उसको बढ़ावा देने के लिए देश भर में जंगल और वन्य जीव की सुरक्षा पर काम किया जाए। वहीं 51A कहता है कि जंगल, तालाब, नदी, वन्य जीव समेत प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित चीजों का भी रक्षा की जाए, ताकि यह भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। इस तरह से सिर्फ इंसानों का ही नहीं, वन्य जीव का भी अधिकार है, जिनका संरक्षण करना अ, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा कर्तव्य है। आप ऐड कर सकते हो उसमें। हाँ चलिए। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटी बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से बोलूँ तो 51AG इसके रिगार्ड बात करता है, जो आपने अभी स्पेसिफाई किया था। दीपक जलता है दूसरों को प्रकाश देने के लिए, सूर्य तपता है, सूर्य तपता है लोक में जीवन फूकने के लिए, गाय जंगल में घूमती है लोगों को दूध देने के लिए, प्रकृति ने यह तप उसे सहज ही बता रखा है। आंचल आप इसमें ऐड क्या करोगे? तो ये कह रहे इंटरडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं कि हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो पूरा अगर वो एक भी उसमें अगर नहीं होगा तो हम एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकते हैं। एक तो हम ये पॉइंट बोल सकते हैं कि जैसे कि हम मास एक्सटिंक्शन की भी बात करते हैं, तो इस तरीके से हर एक चीज का अपनी एक इम्पोर्टेंस बताई हुई है इस कोट के अंदर। बाकी आप ऐड करो। हाँ कि अपने कार्य दूसरों के लिए किस प्रकार किए जाते हैं, तो उनको भी दिखाया हुआ है। डिपेंडेंसी कि दूसरों की उनके ऊपर है, लेकिन वो अपने डेली के कार्य उसी समय पर किए जाते हैं। उनको प्रकृति का यह नियति है कि किस तरह से जो भी कार्य हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रही है, उसका कोई ना कोई संबंधित कार्य है, वह उसके समय पर पूर्ण किया जाता है। कच्चा तीबू आइलैंड पर देख सकते हैं कि 1974 में किस तरह से श्रीलंका को दिया गया, उसके बदले में वेज बैंक के रूप में एक इलाका लिया गया। तो किस तरह से चुनावी मुद्दे को अलावा जो भी इसके अंदर चर्चाएं शामिल है कि किस तरह से यह समझौता किया गया, इसके लाभ और हानि क्या थे, या फिर राजनीति से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, और इसके लिए किस तरह की अ, रास्ते अपनाए गए, उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं
भारत और श्रीलंका की, तो पाक बे समुद्र इलाके में भारत के रामेश्वरम से 33 किलोमीटर दूर श्रीलंका की जमीन के समीप 24 किलोमीटर की दूरी में कच्चा दीपू आइलैंड है, जो कि 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जन्मा था। यह भारत की राजनीति में हलचल का बड़ा कारण बना हुआ है, अगर हम अभी करंट समय की बात करें तो, क्योंकि 1974 में भारत ने 285 हेक्टेयर में फैले इस द्वीप को, निर्जन द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसे लेकर दूसरा समझौता 1976 में हुआ था, जिसके माध्यम से देश के मछुआरों के बीच जो विवाद चल रहा था उसको समेटने के लिए वेज बैंक नामक भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जो कि कन्याकुमारी के निकट है। या कह सकते हैं कि कच्चा द्वीप आइलैंड देकर वेज बैंक जमीन को ले लिया गया था, या इंटरचेंज कर दिया गया था। अगर हम उसके क्षेत्रफल की बात करें तो उसका 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 1976 में हुई संधि के बाद से भारतीय मछुआरों के लिए मछली पकड़ने के अधिकार को संरक्षित करता है। 3 साल के बाद वहां श्रीलंकाई मछुआरा के ऊपर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सेंट एथनी चर्च की, तो जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार वहां पर कच्चा दीपू के चट्टान से उभरा हुआ बताया जाता है, जहाँ पर एक निर्जन द्वीप है, लेकिन वहाँ चर्च है जिसको श्रद्धालुओं के साथ जोड़ा जाता है। यह एक अन्य मुद्दा है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि किस तरह से गैस और तेल भंडारण की जो वेज बैंक बदले में दिया गया है, वहां पर हमें गैस और तेल भंडारण का संरक्षण मिलता है, जिसके माध्यम से उसकी जो कम तेल कंपनियों के लिए, और जो हम वित्तीय फाइनेंशियली बात करते हैं तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। जब मछुआरों के लाभ की बात करते हैं तो यहाँ पर यह है कि कोई निश्चित लाइन या रेखा ना होने के कारण यह समस्या देखने के लिए मिलती है कि मछुआरे श्रीलंका की जो सीमा में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें नौसेना श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा या तो पकड़ लिया जाता है, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, या फिर उनकी नौका को जब्त कर लिया जाता है। तो इस तरह की समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जाए, या फिर जो इंडियन कोस्टल गार्ड है उनके द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है। तो इसे रोकने के लिए 2016 में संयुक्त कार्यदल JWC भी गठित किया गया था, लेकिन वह इतना कारगर साबित नहीं हुआ। जब हम इससे जुड़ी चुनौतियों की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इतने पुराने मुद्दे को उठाने से जो दो देशों के बीच जब भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आती है वो इफेक्ट हो सकती है। जब इंटरनेशनल समझौतों के अनुसार दो देशों के बीच आपसी सहमति से किए गए समझौते के ऊपर असर पड़ सकता है कि उनमें किस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तीसरी चीज हो सकती है कि चाइना का प्रभुत्व हमें देखने के लिए मिल सकता है कि वह श्रीलंका के साथ ज्यादा विवाद का कारण उत्पन्न हो सकता है, और एक छवि खराब होती है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो नीति को लेकर या विदेश नीतियों को लेकर जो भावनाएं हैं वह आहत हो सकती है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ वाणिज्य या फिर इनके माध्यम से ही नहीं, जो सांस्कृतिक कल्चरल रूप से भी कनेक्टेड है। कुछ समय पहले ही जो महात्मा बुद्ध के अवशेष है वो थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, इस तरह से अलग अलग जगहों पर भेजे जाते रहते हैं। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से लोकहित या भावना है वो आहत होंगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जा सकता है राजनीतिक मुद्दों से अलग। आप ऐड कर सकते हो आंचल इसमें। आंचल आपकी वॉइस नहीं आ रही। आंचल स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा और। आपकी वॉइस नहीं आ रही और। हरियाली हरियाली से स्वावलंबित बनता एक गांव, तो मध्य प्रदेश के काकड़ी गांव में एक साधारण विस्थापित गांव है, जहां पर हम देखते हैं कि आदिवासियों के
आदिवासियों ने इसे हरा भरा बनाए रखने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ा है, नेकी राह को अपनाया है। काकड़ी गांव सतपुड़ा आंचल के में विस्थापित है, जहाँ पर कोरकू आदिवासी रहते हैं, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का विस्थापित किया गया है। यहाँ पर यह है कि पंक्तिबद्ध तरीके से मकान को बनाया गया है, और उनके आगे 50 फुट जमीन को खाली छोड़ा गया है, जहाँ पर वह दोनों पंक्तियों में फलदार और छायादार देने वाले पेड़ को लगाते हैं, जिसके माध्यम से वहां पर हरियाली बनी रहती है। और विवाह के समय पर वहां पेड़ फलदार पेड़ लगाने की एक परंपरा चली आ रही है, जिसके माध्यम से जो पुनर्वास समिति के अध्यक्ष है वे बताते हैं कि किस तरह से वह वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए, एक बूंद जल को संरक्षित करने के लिए, भूमि जल बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। हर घर की छत पर पानी जमीन के अंदर जाने के लिए एक पूरी संचय पद्धति को अपनाया गया है, ताकि भूमि का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता रहे और वर्षा के जल का पूर्ण उपयोग किया जा सके। उनके द्वारा जैविक खेती को अपनाया गया, ताकि जो पर्यावरण को नुकसान हो रहे हैं और जो कम उर्वरक और पानी के माध्यम से फसल का उत्पादन किया जा सके, ताकि जो जंगल को बचाने के लिए हरियाली के पक्षधर है उनको निरंतर अपनाया जा सके। इसी पहल को अन्य गांव के द्वारा भी आरंभ किया जाना चाहिए, ताकि जो बेहतर जिलों को संगठित किया जा सके, जल को बचाया जा सके, उसके द्वारा जो पेड़ हैं उनको लगाया जा सके, ताकि जो जैविक खेती को भी बढ़ाया जाए, ग्रीन हाउस से जो उत्सर्जन होता है उसको रोका जा सके, मिट्टी को बेहतर किया जा सके। बीमारियों का घर बन रही जेल। तो यहाँ देखने के लिए मिलता है कि जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस से होने वाले 5 गुना ज्यादा मामले हमें जेल में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें जब हम देखते हैं कि जेल में एक प्रति 1 लाख कैदियों पर 1076 मामले हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसका कारण होता है जेल में अत्यधिक भीड़ का होना, वेंटिलेशन की कमी के कारण टीबी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल इन्फेक्शनरी के अनुसार यह माना गया है कि किस तरह से जो भारत की जेल है उसमें निरंतर टीबी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से रोका जा सकता है, या फिर उनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो बंद उनके लिए वेंटिलेशन और जितनी क्षमता जेलों की है उतने ही व्यक्तियों को वहां पर रखा जाए, इस तरह की कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। उनके अलावा उनका निरंतर चेकअप किया जा सकता है, और जो अन्य समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सकता है। आजकल आप ऐड कर सकते हैं इसमें। में हम अगर रिवाइज करें कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस, तो हम बोल सकते हैं कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और मेनली जो ये है हमारी लंग्स को अफेक्ट करता है, और जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्किन टू ब्रेन में भी पड़ता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि टीबी इज कम्प्लीटली क्योरेबल और प्रिवेंटेबल, तो आप क्या बोलोगे, ट्रू और फॉल्स? तो यस, इट्स ट्रू। BCG जो वैक्सीन है उसको यूज किया जाता है। 2024 तक का इंडिया का लक्ष्य था कि टीबी मुक्त भारत बनाने का। यस, तो अगर हम बिल्कुल। समराइज करते हैं कि हमने अभी तक किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा की, तो अ, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ट्राइबल के द्वारा जो असली अन्न, जो मिलेट्स है उनको संरक्षित किया जा रहा है। तो उनके माध्यम से श्री अन्न के साथ साथ वो मेडिसिन में और अन्य कार्यों में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने चर्चा की थी कि वाणिज्य तेल संरक्षण किस तरह से पहल प्रारंभ की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और कर्नाटक के में 2 जगहों पर इनको आरंभ किया जा रहा है। थर्ड हमने चर्चा की थी कि नक्सलवाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या पहल आरंभ की गई है। रेड कॉरिडोर बनाया गया है, अलग से उन स्थानों को चिन्हित किया गया है। उसके अलावा जो कोबरा बटालियन का वहां निर्माण करवाया गया है, एनआईए और ईडी के माध्यम से वित्तीय सहायता को वहां पर रोका गया है। उसके बाद हमने बात चर्चा की थी कि कच्चा दीवू आइलैंड की किस तरह से 1974 और 76 में हुए समझौतों के बाद कच्चा दीवू आइलैंड श्रीलंका को सौंपकर वेड बैंक जैसी जमीन, जो कि
जिसका क्षेत्रफल उससे अधिक है और तेल और गैस के माध्यम से समृद्ध है, उसको भारत को सौंपा गया था। इसके अलावा जो मछुआरों से संबंधित समस्या है उसके लिए 2016 में भारत श्रीलंका के बीच में समझौता किया गया था। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि किस तरह से जेल में जो कैदियों की संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है, जिसमें टीबी जैसी समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। महाराष्ट्र में सतपुड़ा के वहां पर किस तरह से पेड़ों का संरक्षण किया जा रहा है कि जमीन घरों को पंक्तिबद्ध तरीके से बनाया जाता है और वहां पर पेड़ उगाए जाते हैं ताकि जल के संरक्षण के लिए सभी घरों की छत पर एक समृद्ध पद्धति से पूरा प्रोसेस बनाया गया ताकि बारिश के एक एक बूंद को संरक्षित किया जा सके और भूमि जल स्तर को निरंतर बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि किस तरह से जब हम मुथू फाइनेंस की बात करते तो एड कॉन्वेंस की बात की गई थी। इसके अलावा हमने मत्स्य पालन की बात की थी कि किस तरह से उसको और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इनलैंड फिशरीज की बात की थी। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट है और अमेरिका में 14% शेयर है। उसके अलावा ओरल डिजीज से रिगार्डिंग वैक्सीन की बात के ऊपर हमने चर्चा की थी। दैट्स ऑल। आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो मुझे। नो दिव्या, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अनसरकारी।